5 दिनों की तेज गिरावट के बाद आज है बाजार में रिकवरी के साथ शुरुआत होने के संकेत। लेकिन ये रिकवरी कितनी होगी और कितनी टिकाऊ होगी? सुबह तो रिकवरी होगी, लेकिन क्या शाम तक टिकेगी? क्या एक बेहतरीन क्लोजिंग देखने को मिलेगी? क्या करेक्शन पूरा हो चुका होगा या फिर उछाल में करनी है बिकवाली? ढेर सारे सवाल हैं आज की इस उछाल में आपके मन में, लेंगे जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, एक रिकवरी तो बनती है एक्सपायरी से पहले। एक रिकवरी नहीं, पूरी रिकवरी बनती है और काफी कुछ बनती है। और जिन अहम लेवल्स के आसपास आ गए हैं बाजार, वो एक अपना अच्छा हेल्दी करेक्शन पूरा भी कर चुके हैं। तो पूरी संभावना ये है कि इन लेवल्स को अब कुछ समय के लिए हम होल्ड करें। चलिए, तो देखते हैं एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन आज भी और आने वाले कुछ समय के लिए। तो आज के फिर बड़ी बातें क्या है सर? बड़े ट्रिगर्स आपको अमेरिका से आते हुए दिख रहे हैं, जहां अमेरिकी बाजार कल देर शाम जब हम बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स पर नुकसान के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। एक कमजोर सेशन की आशंका थी, इसी वजह से भारतीय बाजार भी कमजोर रहे। लेकिन उसके विपरीत डाउ ने तो दिखाया दम, लेकिन हाँ, नैस्डैक में रही कमजोरी और अच्छी खासी कमजोरी रही नैस्डैक में। 350 अंक लुढ़का, लेकिन डाउ ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाया। कच्चा तेल 3% उछलकर $65 के पार पहुंचा है, चिंता की बात है। सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए जो हैं उनको काबू में लाने के लिए टैक्स घटाए, ये आरबीआई की एमपीसी की मिनट्स में निकल कर आया है। ये इंटरेस्टिंग है। और इसके अलावा आज एक और नया खिलाड़ी अपनी पारी की शुरुआत करने की तैयारी में है आईपीओ बाजार में, प्राइमरी बाजार में, और वो है हेरेम्बा इंडस्ट्रीज। इसके आईपीओ का भी पूरा विश्लेषण करेंगे थोड़ी देर में। बिल्कुल सर, और इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। ये जो आरबीआई गवर्नर के कमेंट्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर, और ये भी मैं समझना चाहता हूँ। और इसके साथ ही एक जो ग्लोबली एक्शन चल रहा है उसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं सर। आज जेरोम पावेल साहब यूएस की सेनेट फाइनेंशियल कमेटी के सामने बयान देंगे, तो वहाँ पर नजर रहेगी। थोड़ा ये वैसे प्रोसीजरल चीज़ होती है, हर साल में 2-3 बार होता है ये, पर अब इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा आ गया। जिस तरह से यूएस की बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है, वो क्या संकेत दे रही है सर? क्योंकि मार्केट में भी उसकी तरफ से काफ़ी बड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है। देखिए दीप, ये बात सही है कि किसी भी बड़े लंबे मजबूत बुल रन के लिए दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सबसे पहले नीची ब्याज दरें जी। सबसे पहले अगर ब्याज दरें ऊपर हैं तो जिंदगी में कभी आपका बुल रन लंबा बड़ा मजबूत नहीं बन सकता। छोटे मोटे बन सकते हैं कि ब्याज दरें ऊपर तब होती है जब पैसे की डिमांड बहुत है, एक लोग एक्सपांशन करना चाहते हैं, मतलब बड़े बड़े सपने देखते हैं, और उस वक्त सब कंपनियों को पैसा चाहिए बैंकों से। वो एक ड्रीम सिचुएशन है जो सब चाहते हैं, लेकिन वो बड़ा बुल रन नहीं बढ़ता। बड़ा बुल रन तब बनता है जब इंटरेस्ट रेट एकदम लोएस्ट लेवल पर हो, तब तो 0% पर ही है। 0%, ठीक है। दूसरा बड़ा बुल रन बनने के लिए दूसरी कंडीशन जो है पैसा जी। पहला ब्याज दरें कम से कम, दूसरा पैसा। अब अगर आपके पास ब्याज दरें कम है और पैसा आ गया, आप डेट में तो लगाएंगे ही नहीं, करेक्ट, इक्विटी में लगाएंगे। बिल्कुल। और आमतौर पर जब ये सिचुएशन होती है, जब ब्याज दरें लोएस्ट लेवल पर, तो इकोनॉमी के हालात बहुत अच्छे दिखते नहीं, करेक्ट। तो वैल्यूएशंस आपके आकर्षक होते हैं। क्या नजर नहीं आता है? अच्छे फंडामेंटल्स। लेकिन वही है ना कि अगर आप अच्छे फंडामेंटल्स पर लेंगे तो दाम वो नहीं मिलेंगे। अच्छे शेयर तो खराब माहौल में ही मिलते हैं आपको अच्छे दामों पर। तो ये बुल रन का एक बड़ा टिपिकल बीज है जी, जो आप तेजी की शुरुआत होते देखते हैं। अब इसका बदलाव कब होता है? इसका बदलाव उस सिचुएशन में होता है जब लिक्विडिटी आपकी पीक पर हो, बहुत ज्यादा हो, ब्याज दरें बहुत बढ़ जाएं, है ना, सब तरफ आपको अच्छा ही अच्छा दिखे। हम न उस पीक पर हैं और न अब इस पीक पर रहे। अमेरिका की बात कर रहा हूं। तो अब धीमे धीमे अमेरिका तो चाहता ही है कि इन्फ्लेशन बढ़े, करेक्ट। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी तो ग्रोथ आएगी जी। और वैसे उन्होंने 2023 तक ऑलरेडी एक कमिटमेंट किया है कि ब्याज दरें बढ़ाएंगे नहीं जी। और अगर थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बढ़ने के डर से या उम्मीद से या आशंका से अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता बहुत चिंता की बात है दीप जी। बहुत चिंता की बात नहीं है, ये होगा ही। यही तो करना चाहते हैं, करेक्ट। फेड चाहते ही है। तो आपके बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगे। अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स का हमारे बॉन्ड यील्ड से कनेक्शन पे भी मैं बात करता हूं। उससे पहले मुझे लगता है कि हाँ, अब इस सिचुएशन में जो कल हुआ है अमेरिकी बाजारों में वो इंटरेस्टिंग है। क्या हुआ है? डाउ बढ़कर आया है और नैस्डैक टूटा है जी। तो अल्टीमेटली होगा ये कि बॉन्ड यील्ड आपके तब बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन तब बढ़ेगा जब इकोनॉमी में सुधार के संकेत आएंगे। बिल्कुल। और इकोनॉमी में सुधार के संकेत आएंगे तो आपको वो शेयर खरीदने जो इकोनॉमी से सीधे सीधे जुड़े हुए हों, जो कि डाउ के शेयर हैं जी। खराब माहौल में आपने वो शेयर खरीदे जिन्हें इकोनॉमी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि नैस्डैक के सारे टेक्नोलॉजी वाले शेयर, अल्फाबेट और आपके गूगल और वो सारे वाले, ठीक है। तो अब वो एक ट्रेड शिफ्ट हो रहा है। उस समय सब सोचते जा रहे हैं डाउ चलता है क्यों नहीं है, करेक्ट।
नेस्डेक भागे जा रहा है, नए हाइज बना रहा है सबसे पहले। अब वो सिचुएशन थोड़ी सी बदल सकती है, और हम तो वैसे भी डाउ को देखते हैं। करेक्ट। तो अगर नेस्डेक कम भी चले, ढीला भी रहे, लेकिन अगर डाउ चलता रहे तो हमारे लिए अच्छा है। तो हम संकेत वहां से देख रहे हैं। ये तो अमेरिका का मामला है, तो इसलिए कोई खास चिंता करने की जरूरत नहीं। धीमे धीमे अमेरिका में भले ही एक बार की ब्याज दरें फेड बढ़ाए ना, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स अपने आप में धीमे धीमे बढ़ते हुए दिखेंगे, थोड़े मजबूत होते हुए दिखेंगे। अच्छा, अब यही ट्रेंड यहां दिखेगा। अच्छा, हाँ, हमारे पास भी और हमारे पास क्यों दिखेगा, उसकी वजह दीप ये नहीं है कि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं इसकी वजह से हमारे यहाँ बढ़े। हमारे यहाँ बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है, या मजबूत रहने का, 12 लाख करोड़ का सरकार का बोरोइंग प्रोग्राम। इस साल सरकार को 12 लाख करोड़ उधार लेने हैं बाजार से। 12 लाख करोड़ हमारे मार्केट की इतनी ताकत नहीं कि हम सरकार को ऐसे ही दे दें कि ले लीजिए। और मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ कि जो 2-3 OMO किए हैं वहाँ अंडरराइट करना पड़ रहा है। 40-50 बेसिस पॉइंट आप अंडरराइटिंग प्रीमियम वो दे रहे हैं, यील्ड दे रहे हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है। तो हमारे यहाँ वैसे भी आप देखें 6.25% के आसपास 10 साल का पेपर आ चुका है। हो सकता है 6.5% भी आप बहुत जल्दी देखें, तो उसके आसपास आकर मैनेज हो जाए। लेकिन आपको 12 लाख करोड़ साल में, इस साल अगर सरकार को निकालने हैं सिस्टम में उधार लेकर, तो फिर मुझे लगता है कि आपको विदेशी पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर फॉरेन फ्लोज आपके पास मजबूती से ना आए, स्पेशली डेट में, तो सरकार के लिए इतना बड़ा वार्निंग प्रोग्राम बिना यील्ड को बढ़ाए पॉसिबल ही नहीं है। तो यील्ड हमारे यहाँ भी बढ़ेंगे, तो ब्याज दरें भले ही ऐसे आरबीआई ना बढ़ाए, आरबीआई नहीं बोलेगा कि हम ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आरबीआई के बोलते तो फिर उसका इम्पैक्ट अलग होता है। एक आरबीआई बढ़ाता है या घटाता है, और दूसरा सिस्टम अपने आप डिमांड सप्लाई, पैसे की डिमांड सप्लाई से बढ़ाता घटाता है। तो पैसे की जो डिमांड सप्लाई हमारे बाजारों के लिए, उससे आपको थोड़े थोड़े यील्ड हमारे यहाँ बढ़ते हुए दिखेंगे। अब हम बॉटम देख चुके हैं, ऑलमोस्ट हम बॉटम देख चुके हैं, और उसकी एक वजह और है, हम इसलिए कि शायद हम इन्फ्लेशन का भी बॉटम देख चुके हैं, न सिर्फ ब्याज दरों का, महंगाई का भी। महंगाई यहाँ से कम होना मुश्किल है। और जो दूसरी बात जो आप जिक्र कर रहे थे, तो इसलिए फिर आरबीआई गवर्नर भी थोड़ी चिंता जताई ऑयल को लेकर। गवर्नर साहब की चिंता जायज है। गवर्नर साहब क्या कह रहे हैं, या उनकी एमपीसी की मिनट्स जो है, भाई जो हमारे हाथ में हम कर लेंगे। फर्ज करें कि हमारे हाथ में लोकल इन्फ्लेशन है, खाने पीने की चीज़ों का, फसल अच्छी हो गई, मानसून हो गया, सब कुछ हो गया, वापस बुआई हो रही, सब कुछ ठीक है, तो वो हमारे कंट्रोल में। लेकिन कच्चा तेल किसके कंट्रोल में? अगर कच्चा तेल $65 के ऊपर टिक रहा है, तो फिर चिंता की बात है। इसलिए फिर आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो कच्चे तेल के दाम नीचे आ जाए, कंफर्ट हो जाए, और दाम नीचे ना आए तो सरकार को टैक्स कम करना चाहिए। अब वो सरकार में भी खींचातानी कि राज्य सरकार करे, केंद्र सरकार करे। जहाँ इलेक्शंस होने हैं वो राज्य सरकारें तो धीमे धीमे कर रही हैं, जिनके यहाँ इलेक्शन नहीं होने उनके लोगों को ज़्यादा महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। तो आरबीआई की चिंता जायज, और इसीलिए आरबीआई ने गुहार की कि भाई टैक्स घटाइए। अब थोड़ा टैक्स केंद्र सरकार घटाए, थोड़ा टैक्स राज्य सरकारें घटाए, कैसे क्या कॉम्बिनेशन हो ये पॉलिटिकल मामला है, लेकिन टैक्स घटना जरूरी है। और अगर टैक्स नहीं घटा तो आपके लिए एक तरफ सरकार का बड़ा बोरिंग प्रोग्राम, दूसरी तरफ कच्चे तेल के इन्फ्लेशन। अच्छा, कच्चे तेल का इन्फ्लेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है दीप, ये सब पे असर डालता है जी। मतलब खाने पीने की चीजें और कच्चे तेल का इन्फ्लेशन, ये हर एक नागरिक पे असर डालता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। करेक्ट सर, क्योंकि खाने पीना आप छोड़ नहीं सकते, और कच्चे तेल कुछ भी आप खरीदेंगे करेंगे तो कहीं न कहीं उसमें कच्चे तेल का इन्फ्लेशन बिल्कुल आ ही जाता है। इसलिए आरबीआई की चिंता एकदम जायज है, और इसलिए ये बहुत जरूरत है कि 3 डिजिट में पेट्रोल को, डीजल के दामों को ना जाने दें। बहुत सारे पेट्रोल पंप को तो वैसे ही दिक्कत आ रही है कि 2 डिजिट के ही है उनके, लेकिन फिर भी वो ऑन अ सीरियस नोट, वाकई में पेट्रोल और डीजल के दामों में टैक्स की कमी करने की सख्त जरूरत है। नहीं तो फिर ये डायनामिक प्राइसिंग नहीं हुई। ये तो ऐसा हो गया कि जब पेट्रोल डीजल के दाम कम है तब तो आपने टैक्स बढ़ा दिया, जब बढ़े और जिसके लिए बफर बनाया था वो आप लागू नहीं कर रहे हैं। तो आरबीआई की चिंता एकदम जायज़ है, और आई एम श्योर कि जल्दी इस पर कुछ तो होना चाहिए, हो जाएगा जल्दी होना चाहिए। कुछ अगले 2-4 दिनों में कुछ न कुछ टैक्स घटने की आप खबर सुन सकते हैं। आशा है सर कुछ हो ऐसा है। हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम तो हमेशा पॉजिटिव इसीलिए रहते हैं कि होगा, और अब तो गवर्नर साहब भी अगर मान रहे हैं, आरबीआई भी मान रही है, तो कर ही लेना चाहिए। रिक्शा टैक्सी भी एक्सपेंसिव हो गया। हाँ, मुंबई में अब दाम बढ़ गए, तो 3 रुपये ऑटो के, और टैक्सी के 5 रुपये बढ़ गए। टेंशन है। इन सब का मार्केट्स पर क्या असर देखें?
मार्केट्स पे असर दीप ये कि देखिए दो चीजें हैं, बाजार को दो चीजें देखनी होती है। एक चीजें होती एक तरफ होती है इकोनॉमिक रिकवरी, जहां पर आप मजबूत हैं ये जी। इकोनॉमिक रिकवरी न तो एक दिन में नहीं 2-4 दिनों के पेट्रोल डीजल के दाम कम ज्यादा होने से फर्क पड़ता है, उसके लिए लंबा विजन रखना होता है। लेकिन मार्केट के लिए जो रोज रोज वाली चीजें हैं कि अगर आपका पेट्रोल कच्चा तेल एकदम से बढ़ जाए, इन्फ्लेशन एकदम ऊपर नीचे हो, तो बाजार का उस पर रिएक्शन होता है। तो इकोनॉमिक रिकवरी के साथ आप जो कंफर्ट फैक्टर चाहते हैं इन्फ्लेशन का, वो मिसिंग हो रहा है जी। तो उस लिहाज से होगा क्या कि एक तरफ आपकी इकोनॉमिक रिकवरी की उम्मीद बाजार को गिरने नहीं देगी, दूसरी तरफ आपके मैक्रो फैक्टर्स जो थोड़े से कमजोर कहें या कम मजबूत कहें, वो बाजार को जोर से चढ़ने नहीं देंगे। तो आप फिर रेंज बाउंड बाजार देखेंगे कि चलिए ठीक है, दोनों तरफ का ट्रेड। फिर किसी दिन आपने अचानक से ग्लोबल मार्केट्स देखे, उनके मूड माहौल के साथ आप डिसाइड करेंगे आज पॉजिटिव क्यूज पर ज़्यादा फोकस करना है या आज नेगेटिव क्यूज पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये चलता रहेगा। ओके। बट ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि बढ़ता हुआ कच्चा तेल अच्छी बात नहीं है, बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बुल मार्केट के लिए आपको ब्याज दरें एकदम नीची चाहिए, जितनी नीची हो उतनी बेहतर। सही बात है सर। देखते हैं इस पर आगे जाकर क्या एक्शन होता है। जैसे सर ने कहा कि 2-3 दिनों में एटलीस्ट ऑयल को लेकर या फ्यूल प्राइसेस को लेकर कुछ एक्शन आने की आशा है। चलिए सर, आज का तो थोड़ा एक्शन समझाएं। आज फाइनली थोड़े क्यूज अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी फिलहाल देखें डेज हाई पर है, 100 पॉइंट की बढ़त आपको दिखा रहा है। कैसे रीड कर रहे हैं आज के संकेत सर? ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर रहे दीप, न नेगेटिव न पॉजिटिव, और एफआईज के संकेत भी न्यूट्रल साइड पर रखें। इंटरेस्टिंग है, विस्तार से बताऊंगा। घरेलू फंड्स के तो नेगेटिव ही चल रहे हैं। वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं। सेंटीमेंट न्यूट्रल है, ट्रेंड न्यूट्रल है। कल की क्लोजिंग के बाद ट्रेंड न्यूट्रल साइड पर आया है, तो ये तो हुआ है, एक ये बदलाव हुआ है। जिस तरह की नीचे की क्लोजिंग हमने दी कि 35,750 के नीचे बैंक निफ्टी बंद हुआ है और 14,800 के नीचे निफ्टी बंद हुआ, तो ट्रेंड आपका पॉजिटिव से न्यूट्रल हो गया। आज वापस पॉजिटिव होगा? पॉसिबल है, लेकिन नहीं 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 ऐसा नहीं, ना 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 नहीं वही बात, अच्छा सवाल कर लिया आपने। अब ऐसा नहीं कि 14,800 के ऊपर बंद होते आप पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव होने के अब और हायर लेवल पे जाना, डिफरेंट रेंज। हाँ, अब लेवल अलग हो जाते हैं। हाँ, आप समझे? तो मेरे ख्याल से, मैंने ऑनेस्टली निकाले नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं न कहीं वो 15,000 के ऊपर का लेवल आएगा। अच्छा, हाँ, 15,000 के ऊपर का लेवल आएगा। तभी अब सेंटिमेंट, तब वापस आप सेंटिमेंट तो हो जाए, ट्रेंड आपका न्यूट्रल से पॉजिटिव हो जाए। वो लेवल मैं आपको कल निकाल के दूंगा या दोपहर में दूंगा। किस लेवल के ऊपर वापस आप बंद होते हैं तो फिर ये मान लीजिए कि नए हाइज भी लगाने और वापस जो एक छोटा करेक्शन होना था। और डीप एक चीज और याद दिलाना चाहता हूँ कि जैसे हमने जो टॉप का फॉर्मूला बनाया था 15,550, करेक्ट जी, सॉरी 15,500 से 16,250 की रेंज में कहीं करेक्शन आना चाहिए, साइजेबल, जो 5 से 15% का मैक्सिमम हो। तो आप ऐसे देखें तो अंदाज से 5% का करेक्शन आपका हो गया। 15,431, 500 के आसपास 50-75 पॉइंट तो आपको इस तरह के फॉर्मूला में थोड़ा मार्जिन एक आध % का लेना पड़ता है। नीचे में आप 635 बनाए, राइट, तो यानी कि 400 पॉइंट का करेक्शन आपका ब्रॉडली हो गया। 800 पॉइंट का मतलब ये कि करीबन 4% जी, एग्जैक्टली 5%। तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से भी जो जनरली 5% का करेक्शन रनिंग करेक्शन हम मानते हैं, वो रनिंग करेक्शन कहीं कहीं 14,600-650 के आसपास खत्म होना चाहिए। कल भी हम यही बात कर रहे थे जी, कि आपको याद होगा कि 14,600-650 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जी, एग्जैक्टली। तो अगर करेक्शन खत्म होना है तो यही हो जाना है, यहाँ से एक बार 15,000 आना चाहिए, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अंडरस्टूड। ये कैलकुलेशन के हिसाब से ये दिख रहा है। अंडरस्टूड। तो एक बार 14,900-15,000 तक जाना चाहिए। चलिए, तो एक बाउंस इतना बनता है। बढ़िया बात है सर। तो वो बाउंस देखते हैं आज का दिन है या नहीं, पर रेंज क्या है फिर आज के लिए सर? 14,625, 14,675 इनका सपोर्ट जोन है। इसके नीचे 14,500, 550 मजबूत बाइंग जोन आप मानकर चल सकते हैं। 14,800, 850 दिन का ऊपरी रेंज है और उसके ऊपर 14,900, 925 जहां प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी जी। बैंक निफ्टी 34,900, 35,100 ये मजबूत सपोर्ट जोन है, दिन के लिए आसानी से टूटेगा नहीं। इसके नीचे वैसे जाना नहीं चाहिए, फिर भी 34,650, 34,750 स्ट्रॉन्ग बाय जोन आपको निकल कर आएगा। ऊपरी स्तरों पर दी 35,575, 35,825 ये वो रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। लेकिन असली परीक्षा जो है वो 36,000, 36,100 की रेंज में है। तो 36,100 के ऊपर बंद होने के बाद ही बैंक निफ्टी में ताकत का पहला संकेत दिखेगा, ये मानकर चलिए आप। ये साफ साफ संकेत आपके लिए बैंक निफ्टी पर। दिन की रेंज दे दूं जी, 14,635, 14,800 ये दिन की छोटी रेंज है। 14,550,
14,850 दिन की मीडियम रेंज है और 14,500 से 14,900। बेसिकली आप ये समझ लीजिए 150 पॉइंट आप दोनों ही तरफ समझ लीजिए। नहीं, इधर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 225 पॉइंट, और नीचे की तरफ आपका हो गया 225 पॉइंट। ये आपके लिए रेंज हो गई निफ्टी की। बैंक निफ्टी 35,100 35,575 दिन की छोटी रेंज है और 34,900 से लेकर आप 35,825 की रेंज मीडियम रेंज मानकर चलिए, और ज़्यादा संभावना है इस रेंज में आप काम कर लें। फिर भी एक बड़ी रेंज 34,750 36,100। बैंक निफ्टी की तो आदत है बड़े मूव के लिए, जी सर, तो मतलब बड़ा बड़ा मूव आते ही तो 34,750 36,100 ये आपके लिए बड़ी रेंज होगी। अंडरस्टूड सर। थोड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन जो आ रहा है एफआईज की पोजीशन को लेकर और पीसीआर, ये दोनों समझाएं सर। नहीं, एक चीज़ में आपको पिछली बार भी आपने देखा होगा, पिछले हफ्ते भी हम लगातार बात करें, 60% के नीचे जनरली एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग जाती नहीं है, और इस बार भी नहीं। 4 दिन से 5 दिन से मूड खराब है, लेकिन 60% के नीचे नहीं गए। बिल्कुल। देखो, पोर्टफोलियो मैनेज करना भी एक चीज़ होती है, आपको कितनी लॉन्ग रखनी कितनी शॉर्ट रखनी वो भी एक कैलकुलेशन है। हर वक्त आप है ना इंडिविजुअल उस पर डिसीजन नहीं लेते। देखिए, कुछ चीज़ें क्या होती है वो फॉर्मूला ड्रिवन ही होनी चाहिए, स्पेशली फंड्स में, क्योंकि आपने एक सिस्टम प्रोसेस बना दिया, उसको फॉलो करते रहे। हर जगह ह्यूमन इंटरवेंशन होगा, अपना दिमाग लगाएंगे तो गलत पड़ने के चांस बढ़ जाते हैं। सही बात है। आप देखिए 60% के आसपास आते एफआईज इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। ये हमने कई समय से ऑब्जर्व करने के बाद बताया। आप देखिए कल फिर से 64% हो। इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एफआईज के डेटा बड़े इंटरेस्टिंग, आगे और बताऊंगा। कल डेज लो पर बंद, कल डेज लो पे बंद हुए। फिर भी तो जो सवाल आप कल 2 बजे पूछे थे कि पैनिक नहीं दिखा, दिखा क्यों? 61 से 64 एफआईज हुए, तो बेचा किसने? इंडियन ट्रेडर्स। आगे बताता हूँ आपको, रुको। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। तो एफआईज की तरफ से लॉन्ग पोजीशन थोड़ी बढ़ गई। पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, 1 के नीचे तेज। अगर हम बुल रन में, तो ये पुट कॉल रेशियो एक्सेप्टेबल ही नहीं जी। लास्ट टाइम आई पता नहीं कब देखा था सर इसके नीचे, शायद जून में आया था। जून के बाद? हाँ, जून के बाद मुझे याद नहीं है, अगर आया हो तो मुझे याद नहीं है। मेरे हिसाब से जून या जुलाई के टाइम पे आया था, उसके बाद नहीं आया। पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे ओवरसोल्ड है, 100% शॉर्ट कवरिंग आएगी, कोई डाउट ही नहीं है जी। कोई इसलिए नहीं कह रहा कि एसजीएक्स निफ्टी देखे, अगर एसजीएक्स निफ्टी नहीं भी होता तब भी मैं आपको यही कह रहा। साफ दिख रहा है जी आपको ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो। और साफ क्यों दिख रहा है? मजबूत ट्रेडर्स यानी कि एफआईज उन्होंने खरीद लिया, कमजोर ट्रेडर्स बेच गए। तो जो पैनिक आपको चाहिए ना बॉटम बनाने, वो कल हो गया। एग्जैक्टली। दूसरा मुझे एक बताओ दीप, कितना डाउ फ्यूचर कितना ऊपर है? और डाउ मुश्किल से 25 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, करेक्ट? कोई खास ऐसा कितना? 90 पॉइंट। अच्छा, अभी बढ़ गया। इस चक्कर में सेंचुरी मार। मैं वही सोच रहा था कि ऐसा तो कोई डाउ फीचर भी करामात नहीं दिखा रहा, फिर भी क्यों बढ़ रहे हैं? तो फिर भी क्यों बढ़ रहे हैं उसका रीजन ये है। समझ गया सर। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपके लिए। और विक्स ये 14% बढ़कर आया, तो विक्स ने चलिए थोड़ा तो उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है, लेकिन विक्स भी आजकल है ना वो रेट्रोस्पेक्टिवली ज्यादा संकेत देता है, प्रोस्पेक्टिवली कम। तो इसलिए कल जब हम बात कर रहे थे कि हर रोज को आप नए दिन के तौर पर देखें, कि जरूरी नहीं कि एफआईज ने आज बेचा है मतलब कल बेचेंगे, आज खरीदा मतलब कल खरीदेंगे, आप ट्रेंड का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए ये एकदम आपके लिए साफ संकेत है। क्लियर है सर। अब आइए आपके लिए स्टॉप लॉसेस। तेजी की पोजीशन का एक ही स्टॉप लॉस है, 14,600 का रखिए इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पर। बाद में इसको रिवाइज करके 14,675 पर ले आए, जो कल की क्लोजिंग का है, वहां ले आइएगा। बाद में हम खींच देंगे एक बार 14,800 पार करने के बाद। ठीक है, 14,800 के पार करने के बाद हम 14,675 पे स्टॉप लॉस ले आएंगे। अभी बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस है 34,900, और एक बार 34,850 को पार करने के बाद, माफ कीजिएगा 35,850 को पार करने के बाद स्टॉप लॉस हम ले आएंगे कल की क्लोजिंग का 35,250 का। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, ये ध्यान में रखें। 2 नंबर। तीसरी बात जो दीप है इंपॉर्टेंट, वो ये है शॉर्ट साइड पर 14,800 क्लियर कट स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर टिके या क्लोज हो काट लीजिए। बैंक निफ्टी में इंट्राडे 35,600 के ऊपर ही काट लीजिए, और क्लोजिंग तक आपको वेट करना है, तो 35,850 ये 2 स्टॉप लॉस है। ठीक है, क्लियर है सर। नई पोजीशन? नई पोजीशन में निफ्टी खरीदे 14,600 के स्टॉप लॉस के साथ, बाद में 675 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। 800, 850, 900, 925 ये 4 टारगेट ऊपर के आपके लिए निफ्टी में। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 14,900, 925 के आसपास शॉर्ट करें, इस रेंज में ये सेफ है। 14,900, 925, 15,000 का स्टॉप लॉस। 14,850, 800 और 14,700 तक के लेवल्स के लिए आपको निफ्टी में बनानी है शॉर्ट पोजीशन। बैंक निफ्टी खरीदिए 34,900 का स्टॉप लॉस, बल्कि 35,100 का भी रख सकते हैं जिनको छोटा रखना है,
और बाद में 35,250 कर लेना है आपको। स्टॉप लॉस का लेवल धीरे धीरे ऊपर ले लेना है, तो दूर का स्टॉप लॉस लेके घबराए ना। 125 पॉइंट SGX निफ्टी ऊपर रहेगा या डाउ 100 पॉइंट मार देगा, ये उस समय नहीं पता था जब लिखा गया है। तो इसलिए स्टॉप लॉस को मूड माहौल के हिसाब से बदलना पड़ता है। जो आदमी हालात के अनुसार अपनी स्ट्रेटजी को बदल ले वही टिका रह सकता है। हाँ, तो बदलाव संसार का एक स्थायी नियम है जी, हमेशा। हाँ, बस वही एक ही चीज परमानेंट है, वो है चेंज। तो मेरे को लगा मार्केट का ऊपर जाना। हाँ? मार्केट का ऊपर जाना, हाँ वो तो है ही है, वो तो है ही है, वो तो है ही है। कोई इसीलिए कल भी हम यही बात कर रहे हैं कि ठीक है थोड़े बहुत छोटे मोटे करेक्शन आएंगे। अब यही होता है कि आप 3-4% के करेक्शन को कभी भी आप टाइम नहीं कर पाते, वो तो होगा ही हमेशा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड, मीडियम टर्म ट्रेंड के साथ रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 34,900 के स्टॉप लॉस से खरीदना है, 35,550, 35,825, 35,975, 36,050, 36,100, 125, ये सारे टारगेट हैं। अभी तक जो मैं बैंक निफ्टी की रिकवरी दे रहा हूँ 36,100 के आसपास तक की देख रहा हूँ। ओके, इसके बाद निकाल दो आप, फिर नहीं रेंज आएगी। मजा तो फिर आएगा। हाँ। फिर हमें 37,700 को भी पार करना है, तो वो लेवल्स आज मैं निकालता हूँ कि किन लेवल्स के बाद वापस से ट्रेंड मजबूती का बढ़िया तेजी का बनेगा। आज आप ट्रेडर्स में फिर से जान ला रहे हैं सर, ये मैं कौन हूँ? देखिए स्क्रीन हरी दिखे, हम तो ये कह सकते हैं हम कल संभालने की कोशिश करें, भी डरिए मत, घबराइए मत, छोड़ के मत जाइए, इन लेवल पे बेचना ठीक नहीं है। करेक्ट। तो देखिए हैंड होल्डिंग वाला काम है हमारा। देखो अल्टीमेटली क्या होता है, मैंने जितनी भी पढ़ाई की स्कूल में, कॉलेज में, हमारे जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, गुरु रहे, उन्होंने हमको सिखाया, बताया कि बेटा ऐसा पढ़ो, एग्ज़ाम ऐसा लिखना चाहिए, ये सब करना चाहिए। अल्टीमेटली एग्ज़ाम लिखा किसने? सेम वैसे ही हमारे दर्शकों का हमारा, हम बता रहे हैं भाई ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, अल्टीमेटली करना किसको है? नहीं सर, पर करना उन्हीं को है। पर जब टीचर भरोसा जताता है तो थोड़ी परफॉर्मेंस और अच्छी आती है। हर क्लास में 60, 70, 80, 100 बच्चे होते हैं। अब उसमें तो कुछ बिल्कुल ही सुनते भी नहीं है। सही बात है। कुछ सुनते हैं लेकिन करते नहीं, कुछ सुनते हैं लेकिन ढंग से नहीं कर पाते, करने की कोशिश भी करते हैं, और कुछ ही ऐसे होते हैं जो परफेक्टली करते हैं। तो हर तरह के बच्चे होते हैं क्लास में। तो अब आप पहली बेंच में बैठे हैं, आखिरी बेंच में बैठे हैं, वो सोचना है। बट हाँ कोशिश करें, तो क्योंकि अल्टीमेटली है ना, कुछ काम लाइफ में ऐसे जो खुद ही को करने होते हैं। बिल्कुल, तो जैसे कि योगा, एक्सरसाइज। नहीं तो हर आदमी 2, 4, 5, 10 आदमी रख ले, पैसे वाला आदमी मेरी जगह ये करेगा, मेरी हेल्थ बनेगी, वैसा नहीं होता। तो सेम ट्रेडिंग में आपकी माइंडसेट आपको बनानी है। टेम्परामेंट हर आदमी का होता है, वो टेम्परामेंट आपका होना चाहिए। शॉर्ट करें बैंक निफ्टी को 35,825, 36,100 की रेंज में। 36,200 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। 36,200 के बाद शॉर्ट ना रहें, बल्कि डबल कर लें खरीदारी का। 35,600, 35,350, 35,275, 35,100 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, बिकवाली। क्लियर है सर। 4 स्टॉक्स वैसे के वैसे बैन में कोई बदलाव नहीं, भेल, कैनरा बैंक, आइडिया और सेल। अच्छा सर, अब बताएं आप डेटा के बारे में। एक तो कल फंड्स ने क्या किया है सर? देखो 893 करोड़ की बिकवाली एफआई ने की, लंबे समय बाद की है। वरुण बता देंगे थोड़े, पिछली बार बिकवाली का आंकड़ा कब आया था? ढंग का एक आध बार बीच में तो छोटा सा आंकड़ा आया था, सिंगल डिजिट वाला, लेकिन ढंग का बिकवाली का आंकड़ा 900 करोड़ का एफआई का आया है। लेकिन मुझे उससे चिंता नहीं है। क्यों नहीं है दीप, वो बता दूं। 749 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे और 201 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, तो 950 करोड़ का उन्होंने नेट डायरेक्शनल खरीदारी किया, तो उस लिहाज से न्यूट्रल है। और मैं एक दिन के डेटा से मैं कभी मूड बदलता ही नहीं जी, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता एक दिन के डेटा से, फ्लोज में स्पेशली। एफएनओ के डेटा दिन के भी फर्क पड़ता है, दिन के दौरान के भी फर्क पड़ता है। हर एक डेटा का अपना इंपॉर्टेंस है सर, है ना। तो एफआईएस के डेटा आप डे टू डे बेसिस पे नहीं देख सकते जी, करेक्ट। तो ये आपके लिए घरेलू फंड बेचे वो बेच ही रहे हैं, उनका ठीक है, सिस्टम क्लियर है, हमें समझ में आता है, तो हम भी आजकल ध्यान नहीं देते उन पर। 4,364 करोड़ के बड़े इंडेक्स में खरीदारी की है, तो इंडेक्स में दोनों ही खरीदारी हुई है, पुट भी खरीदे और साथ में कॉल्स भी। तो वो तो हेजिंग के लिहाज से वो एक अच्छा संकेत है कि ऑप्शंस में करें, डायरेक्ट फ्यूचर्स ना करें। तो डायरेक्ट फ्यूचर्स में खरीदारी का आंकड़ा ये ठीक है दीप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। वायदा कारोबार के संकेत, क्योंकि आज आपने वायदा कारोबार पॉजिटिव रखा है और आप कल का भी एक्शन समझाना। मेरे लिए एक ही चीज़ है दीप, एक के नीचे का पोर्टफोलियो रेशियो मेरे लिए पॉजिटिव है जी, सिंपल। एक शॉर्ट कवरिंग तो आएगी और आनी है, नहीं होता ये तब भी आती है। खराब संकेत होते हैं तो जहाँ खुलते हैं वहाँ बॉटम बना के वहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ जाती है। दिक्कत ये है कि अब सीधे गैप से आएगी। अच्छा, तो वो एक मौका नहीं देगी। मौका कल ले लिया उन्होंने, ले लिया, बाकी नहीं।
एनीवे तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहले 14,800, अब आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल 14,800 है, जिसके आसपास आप खुलने के संकेत दे रहे हैं। क्यों? 14,800 के पुट पर 20 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 26 लाख शेयर, और जी ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आज के लिए 14,800, इसको ध्यान से देखिएगा। 26 लाख शेयर कॉल्स में खड़े हैं और 19 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। तो कल दबाकर कॉल राइटिंग हुई है। 14,800 में 19 लाख शेयर जुड़े हैं, 14,900 में 22 लाख शेयर, 15,000 में 27 लाख शेयर। यानी कि कल कॉल राइटर ये मान के गया कि कुछ भी हो जाए 125 पॉइंट के ऊपर बाजार नहीं चलेगा, और प्लस मेरी प्रीमियम और गिनूं तो 25-50 पॉइंट, तो मुझे 150 पौने 200 पॉइंट का क्वेश्चन है, जो कल हम भी बात कर रहे थे। तो इसलिए 14,800 14,850 की रेंज कंजेशन जोन है, और वहां पर सप्लाई आएगी। पहली सप्लाई वहीं पर आएगी, 100% आएगी। ओके, जो फंसा हुआ ट्रेडर है वो वहां पर काटेगा भी, और जो शॉर्ट सेलर है वो वहां पर नजर रखेगा कि इसके ऊपर न जाने दे। इसलिए 14,800 आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, 14,800 के ऊपर जितना टिकेंगे ट्रेड करेंगे उतना बढ़िया है, उतनी मजबूती आती रहेगी। फिर 14,800 14,900 तक जाएंगे। 14,900 पार नहीं होगा, चिंता न करें। आज के लिए 14,900 पार होना बहुत मुश्किल है। अंडरस्टूड। हाँ, ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी 35,000 मजबूत सपोर्ट है। 10 लाख शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, उसके आसपास हम 250 पॉइंट ऊपर बंद है। 35,000 नहीं टूटेगा आसानी से। 36,000 आसानी से पार नहीं होगा। 10 लाख शेयर वहाँ भी है। 1000 पॉइंट गोल पोस्ट आपके दोनों, 35,000 36,000 बीच में खेलते रहो। बीच में खेलते हैं, दोनों तरफ ज़्यादा 100 पॉइंट और नीचे 34,900, ऊपर 36,100, बस उतना ही। क्लियर है डेटा, बहुत साफ। अच्छा सर, कल एक्सपायरी नहीं होती और ऐसा डेटा होता? कल तो है भी नहीं। हाँ, परसों, सॉरी, एक्सपायरी वीक नहीं होता, माफ कीजिएगा, एक्सपायरी वीक नहीं होता। तो क्या कमेंट्री थोड़ी डिफरेंट होती ना? अच्छा, एक्सपायरी के तो डेटा के हिसाब से मैंने कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, सेम है। तो खाली फर्क इतनी पड़ता है कि वीकली एक्सपायरी में डेटा थोड़े कम होते हैं, मंथली में थोड़े ज्यादा होते हैं। ज्यादा होते तो मुझे क्लैरिटी ज्यादा रहती है, बस उतना ही है। बाकी डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता अभी इसका कुछ नहीं। ठीक है सर, क्लियर है। अच्छा, आज जो नई आईपीओ खुल रही है सर, उस पर भी आपकी राय जानना चाहूंगा। हिरनबा, क्या व्यू है आपका? अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करें? हाँ, कर सकते हैं। ठीक ठाक से छोटे लिस्टिंग गेन के लिए करिए, या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू तो कर लीजिए। कंपनी बुरी नहीं है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, ये पता नहीं। हाँ, आज 10:30 बजे मैनेजमेंट आ रहे हैं, मैं और बात करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा, मैनेजमेंट से बात करेंगे तो आइडिया रहेगा। लेकिन ऐसी कंपनी है कि जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो पहली चीज़ तो है कि आप छोटे लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा लीजिए। ओके, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रखें तो कोई हर्ज नहीं। क्यों? वैल्यूशंस रीजनेबल है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एकदम माउथ वाटरिंग वैल्यूशन के भाई देखते मुंह में पानी आ जाए। इंडस्ट्री के मुकाबले में ठीक है, इनके जो सारे रेशियोज हैं कुछ अच्छे हैं, कुछ इंडस्ट्री एवरेज पे है, कुछ वैल्यूशंस इनके इंडस्ट्री से बेहतर है, कुछ इंडस्ट्री के बराबर के हैं। तो आपका लिस्टिंग पे ठीक ठाक पैसा बन जाएगा। ओके, मेरे ख्याल से लिस्टिंग पे आपको क्या चाहिए दीप? जनरली मुझे 20% के आसपास, कम से 15-20% तो कम से कम मिले लिस्टिंग पे, तो उतना बन सकता है लिस्टिंग पे। अच्छा, इसके अलावा बिजनेस अच्छा है कंपनी का, तो ये अच्छा बिजनेस है। जो एग्रोकेमिकल्स वाली कंपनी है, तो ये पहले आपके लिए इंटरमीडिएट बनाते हैं, इंटरमीडिएट की अगली फॉर्म वो टेक्निकल्स बनाते हैं, ये वैल्यू एड है। टेक्निकल से फॉर्मुलेशंस में जाते हैं, तो फॉर्मुलेशंस में और ज़्यादा पैसा बनता है। तो टेक्निकल्स लगभग 2/3 करीबन इनका कारोबार है, फॉर्मुलेशंस 1/3 कारोबार है। तो बिजनेस अच्छा है, नेटवर्क अच्छा है, एक्सपोर्ट 60% है। आप हर एक पैरामीटर पे देखें, प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू बुक देखें, वैल्यूशंस रीजनेबल है। रिटर्न ऑन इक्विटी तो बहुत ही शानदार है, इतना ज़्यादा कैसे हुई मुझे समझ में नहीं आया। 33% का आरओई मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें अच्छी है। अच्छी चीज़ें ज़्यादा है जी, मैं बहुत साफ बता दूँ, अच्छी चीज़ें ज़्यादा है। कोई ऐसा खराब चीज़, खराब चीज़ों में भी ऐसा कुछ खराब नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो चीज़ें हैं जो नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी आपको ये है कि भाई ध्यान में रखने वाली है। साइज छोटी है कंपनी, टॉप 10 में आती नहीं है जी। जो आपका सिंजेंटा से लेके पीआई से लेके बेयर क्रॉप साइंस से लेके ये सारी जितनी बड़ी कंपनियां हैं, यूपीएल हुआ, उनके मुकाबले में साइज छोटी। अब साइज छोटी होना नेगेटिव है तो पॉजिटिव है कि ग्रोथ आ सकती है, छोटे बेस पे ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। करेक्ट।
अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखेंगे तो जितनी सैलरी आपकी बढ़ेगी उतनी मेरी तो कभी बढ़ती नहीं है। तो बेस छोटा होने का बेस छोटा होने में ये फायदा है कि परसेंटेज में वो ज़्यादा बढ़ती है। समझ तो गए होंगे आप। आपकी परसेंटेज में ही एक्चुअल है सर। तो सिंपल है, इसके लिए भी ये फायदा कि परसेंटेज में ग्रोथ आपको अच्छी मिलेगी। आईपीओ से जो पैसा आ रहा है 60 करोड़ का नया आईपीओ, बाकी ऑफर फॉर सेल है। तो 60 करोड़ में से 50 करोड़ वो वर्किंग कैपिटल में यूज करें, कोई एक्सपेंशन प्लान वगैरह नहीं हो रहा, तो आप ये कह सकते हैं कि बस वही पैसा वो भी कोई खास ऐसे नेगेटिव नहीं है, तो पैसा लगा सकते हैं, कोई चिंता नहीं, पैसा लगा सकते हैं। हाँ, छोटे लिस्टिंग गेन के लिए, छोटे लिस्टिंग गेन के लिए लगाइए, ये लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। ठीक है सर, क्लियर है। तो ये नई आईपीओ है, यहाँ पर भी आप नजर रखें, और साथ ही ढेरों खबरों वाले शेयर्स भी हैं जहाँ पर आपको रखनी है नजर। आइए हमारी रिसर्च टीम के साथ जुड़ते हैं और जान लेते हैं कौन से हैं वो शेयर्स। वरुण, देवांशी और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार है। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से हैं आज के ट्रिगर्स और शेयर्स। गुड मॉर्निंग। देखिए दीप, अभी भी कुछ रिजल्ट्स बाकी है आने, कैश के रिजल्ट्स है वो। इसमें तो सबसे पहले जो हाल ही की लिस्टिंग है स्टोवक्राफ्ट, उसके रिजल्ट्स आएंगे। इसके अलावा सनोफी इंडिया और इलेंटस बैक इंडिया, ये कुछ कंपनीज हैं जिनके नतीजे आएंगे, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की डील पर शेयरधारकों की आज बैठक है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग राइट इशू की आज अलॉटमेंट होगा। राइट इशू से जुड़े शेयर्स एक्सचेंज पर लिस्ट 26 फरवरी को होने वाले हैं, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। अरविंद फैशन 200 करोड़ के राइट इशू की आज एक्स डेट है। 135 रुपये प्रति शेयर पर राइट इशू जो है उसका एंटाइटलमेंट रेशियो है। इशू में 20 पर 3 राइट इशू जो शेयर्स है वो दिए जाएंगे। सफारी इंडस्ट्रीज प्रेफरेंस शेयर जारी करने पे आज बोर्ड की बैठक है। और भारतीय एयरटेल, यहाँ पे नजर रखिएगा, कल आफ्टर मार्केट से एक अपडेट आया है कि आज फिक्स इनकम निवेशकों के साथ बैठक है। फॉरेन करेंसी नोट्स बॉन्ड्स जारी करने पर निर्णय कंपनी ले सकती है, आज या फिर आगे ले सकती है, ये कंपनी ने अपने डिस्क्लोजर में कहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस कंपनी ने एक प्रेजेंटेशन दिया है जिसमें इन्होंने अपने जो O2C कारोबार है, यानी कि ऑयल टू केमिकल कारोबार को अलग करने का ये प्रेजेंटेशन दिया है। डीमर्जर से O2C कारोबार में नए मौके तलाशेगी ये कंपनी। रिस्ट्रक्चरिंग से कारोबार का अलग कैपिटल स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट टीम होने वाली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक्सप्लोरेशन, उत्पादन कारोबार और KG-D6 ब्लॉक्स फाइनेंशियल्स कारोबार और टेक्सटाइल कारोबार होगा। O2C कारोबार में पेट्रोकेमिकल कारोबार, फ्यूल रिटेल और होलसेल मार्केटिंग कारोबार जो है वो रहने वाला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्डिंग कंपनी बन के रह जाएगी। OTC कारोबार एक होली ओन सब्सिडी बनने वाली है और इस रिस्ट्रक्चरिंग को Q2 FY22 तक मंजूरी मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। साथ ही और एक अपडेट दिया है जियो के बारे में। यूपी में करीब 7,000 करोड़ का निवेश कर डेटा सेंटर खोलने की यहाँ योजना है, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। इंडिया मार्ट इंटरमेश, यहाँ पे QIP जो है क्लोज हो चुका है। QIP के जरिए कंपनी ने 1070 करोड़ जो है वो जुटाए हैं। 8615 यानी कि 8,615 रुपये प्रति शेयर के भाव पे 12,40,000 शेयर जो है वो इशू करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। फ्लोर प्राइस से 5% डिस्काउंट पर ये रकम जो है वो जुटाई गई है। इन्फोएज, फिर से जोमेटो ने फंड रेजिंग की है। करीब 5 बड़े निवेशक हैं, निजी निवेशक, जिनसे इन्होंने करीब 1800 करोड़ या फिर $250 मिलियन के आसपास जुटाए हैं। और ये जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दिसंबर में जब पैसे जुटाए थे तब जोमेटो की वैल्यूएशन $3.9 बिलियन थी। अब जो वैल्यूएशन है वो है $5.4 बिलियन, यानी कि दिसंबर से अब तक करीब $1.5 बिलियन के आसपास कंपनी के वैल्यूएशन जो है वो बढ़ चुके हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स और एक बार फिर से जोमेटो ने की है फंड रेजिंग हायर वैल्यूएशन पर। आइए देवांशी से भी जानते हैं कुछ और खबरों वाले शेयर्स। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस को आप रडार पर रखें क्योंकि $200 मिलियन के जो FCCB यानी कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स यहाँ पर रिलीज करती हुई दिखेगी। ये लॉन्च किया है इन्होंने और इनकी जो फ्लो प्राइस तय की गई है वो 257 रुपये प्रति बॉन्ड पर तय की गई है। 125 मिलियन के जो बॉन्ड्स हैं वो बेस है, लेकिन 75 मिलियन के ग्रीन शू ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो देखना होगा कि कितना फंड रेजिंग यहाँ पे इंडियाबुल्स करता है इंटरनेशनल मार्केट्स में। इसके अलावा आप देखिए एम्फेसिस, इस पर नजर रखिए। कार्याल की एम्फेसिस के ब्लैकस्टोन में जो मौजूदा हिस्सेदारी है वो खरीदने की योजना बनती हुई दिख रही है। आज बोली लगाने की आखिरी तारीख है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि कार्याल की कई ऐसे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ बातचीत होती हुई दिख रही है पूंजी जुटाने पर। देखना होगा कि यहाँ पे किसकी बोली आती हुई दिख रही है, लेकिन ब्लैकस्टोन की करीब 56% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है
कंपनी में अगर सारी हिस्सेदारी बेच देते हैं तो ध्यान रहे कि एक ओपन ऑफर भी यहाँ पे ट्रिगर होता हुआ दिखेगा। साथ ही हिंडाल्को पर आप नज़र रखें, कल कंपनी ने अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया था, अपडेट किया है और कंपनी ये कह रही है कि कंपनी आने वाले 2 साल में लगातार अपने जो डेट है, कर्ज है, उसको कम करने की योजना कर रही है। $2.9 बिलियन का जो कर्ज है वो कम करती हुई दिखेगी आने वाले 2 साल में। और साथ ही फिलहाल इनका जो डेट है $9.2 बिलियन तक का है, जो कि कम करने पर विचार करती हुई दिख रही है। नोवेलिस भी अपना जो डेट है वो कम करती हुई दिखेगी और साथ ही इनका जो केपेक्स का प्लान है वो भी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, काफ़ी मजबूत होता हुआ दिख रहा है। कंपनी ने एक बात बार बार रिपीट की थी कि अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको फ़ायदा मिले, वैसा ये प्लान करते हुए दिख रहे हैं। इसी के चलते अपने जो डेट हैं वो कम करने पर योजना बना रहे हैं, डिविडेंड्स ज़्यादा देने पर भी योजना बनती हुई दिख रही है। यूपीएल पर नजर रखें, कंपनी के भरूच प्लांट में एक धमाके की खबरें आती हुई दिख रही हैं, 21 लोग घायल होने की भी खबरें हैं। साथ ही पिरामल एंटरप्राइज पर नजर रखें, सीसीआई ने पिरामल ग्लास के जो पैकेजिंग बिजनेस है उसको बेचने की मंजूरी दे दी है। भारत फौज पर नजर रखें, पैरामाउंट ग्रुप के साथ कंपनी ने करार किया है, सुरक्षा वाहन के उत्पादन के लिए करार किया है। पहले भी कंपनी ने डिफेंस एक्सपो में ये बात कही थी और उन्होंने जो एमओयू है वो साइन किया था, लेकिन आज ये अपडेट आता हुआ दिख रहा है। वेदांता के लिए खबर आती हुई दिख रही है कि कंपनी के जो सीएफओ और होल टाइम डायरेक्टर हैं मिस्टर अरुण कुमार, उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन निजी कारणों से इन्होंने ये इस्तीफा दिया है, तो इस पर नजर रखें। बल्क डील्स में मुथूट कैपिटल सर्विसेज, जहां पे सेफ इंडिया होल्डिंग्स ने करीब 4 लाख शेयर्स खरीदे, यानी कि 2.5% इक्विटी, 397 रुपीज़ 50 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। गैब्रियल इंडिया एशिया इन्वेस्टमेंट्स ने 30 लाख शेयर्स खरीदे हैं 112 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर। और साथ ही पिडिलाइट इंडस्ट्रीज और एलेम्बिक पर नजर रखें, जहां पे प्रमोटर का एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। पिडिलाइट में प्रमोटर ने 40,000 शेयर्स बेचे हैं 19 फरवरी को और एलेम्बिक में प्रमोटर ने करीब 4.71 लाख शेयर्स खरीदे हैं 19 फरवरी को। इसका एक्शन आपको देखने मिलेगा। टीवीएस मोटर्स, मनप्पुरम फाइनेंस आज आप अपने रडार पर रखें। टीवीएस मोटर्स की आज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ बैठक है और मनप्पुरम फाइनेंस आज सीएलए से मिलेगा, तो इस पर भी कोई रिपोर्ट्स आती हुई दिखेगी, तो इन दोनों पर भी नजर रखिए। ओके, तो ये हैं आपके लिए ढेरों खबरों वाले शेयर्स जहां पर रखनी है नजर। कुछ ब्रोकर एक्शन भी है आपके लिए, आइए जानते हैं क्या है वो एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर फोकस रखना होगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 2252 रुपये के लक्ष्य के लिए करीब 2000 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। मान रहे कि ओटीसी कारोबार को अलग करना स्टॉक के लिए पॉजिटिव हो सकता है। हिंडाल्को यहाँ पर भी ब्रोकरेज हाउस की पॉजिटिव रिपोर्ट्स ये हैं। कल हमने आपको बताया था कि कैपिटल एलोकेशन को लेकर कंपनी जो है फैसला कर सकती है। अब इस कैपिटल एलोकेशन के तहत अगर आप देखें तो कंपनी जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है इसका 50% हिस्सा जो है ग्रोथ केपेक्स पर खर्च करेगी, 30% करीब डीलेवरेजिंग यानी कर्ज घटाने पर और 8 से 10% डिविडेंड के बतौर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सभी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अगर आप देखें तो इस कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी को थम्स अप मिला है। सीएलए से खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए लक्ष्य बढ़ाकर 380 कर दिया है। जेफरीज भी देखिए बुलिश है, 350 से लक्ष्य को बढ़ाकर 390 कर दिया है। सिटी खरीदारी की राय को बरकरार रखें 350 से बढ़ाकर 385। और जेपी मॉर्गन जो कि हिंडाल्को पर सबसे ज़्यादा बुलिश थे, उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और 335 से लक्ष्य को बढ़ाकर 360। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जेपी मॉर्गन ने यह भी कहा था कि सिर्फ 335 ही नहीं, स्टॉक के अंदर 500 रुपये तक जाने की भी क्षमता है। फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है टाटा मोटर्स पर। यहाँ पर थोड़ी मिलीजुली रिपोर्ट्स आई हैं। सीएलए से देखिए खरीदारी की राय को बरकरार रखें, लक्ष्य 345 से बढ़ाकर 400 रुपये इन्होंने कर दिया। ये कह रहे बेहतर वॉल्यूम्स और मार्जिन में सुधार के चलते इन्होंने ईपीएस के अनुमान में करीब 4% की बढ़ोतरी की है। मैक्वायरी देखें तो न्यूट्रल है, इन्होंने टारगेट दिया 275 का। गोल्डमैन सैक्स स्टॉक पर नेगेटिव है, बिकवाली की राय को बरकरार रखा है 175 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट्स जहां पर आज एक्शन रहने वाला है। एक्शन का दिन तो है ही, और ऐसे में स्वागत करते हैं हमारे सारे मेहमानों का। वक्त है पिक ऑफ द डे का। आप सबको गुड मॉर्निंग। करिए शुभ शुरुआत। बंसल जी, आज आप बताएं सर क्या करना है। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, करनी है खरीदारी बट कंडीशन के साथ है। कंडीशन लेवल टूटने पर खरीदना है। स्टॉक है ग्रासिम, जिसने अभी तक बिल्कुल भी मंदी में पार्टिसिपेट नहीं करा है, तो ग्रासिम को खरीदना है 1235, 1235 के ऊपर खरीदने की राय है। 1223 एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, बट खरीदना है 1235 के ऊपर। 1223 1223 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट होगा 1265 का। ओके, तो 1235 के ऊपर ही खुलेगा।
बंसल जी 1235 बिल्कुल अनिल जी, खुलेगा, खुलने के बाद ही लेना है अनिल जी। हाँ, वो पहले तो कैसे लेंगे हम खुलने के बाद ही ले पाएंगे, अभी तो कैसे लेंगे। तो चलिए 1235 के ऊपर खुलेगा। अनिल जी, ये जो जी बंसल जी, देखिए अनिल जी, ये स्टॉक कल से मेरे और कुणाल जी के रडार पर था। चार्ट कॉर्नर पिक के लिए 1235 के लेवल्स पे नजर रखी हुई थी। तो अनिल जी ऊपर ही खुलेगा, इसलिए पिक ऑफ द डे में ही दे दिया कि सुबह 5-7 मिनट में खुलेगा, तो खुलने के बाद टारगेट भी जल्दी हिट होंगे। हाँ। तो 1235 के ऊपर खुले तो लेने की राय है ग्रासिम को। हाँ, तो कुणाल जी समझ गए आप, उन्होंने सोचा कि 1235 के ऊपर तो खुलेगा ही, 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, तो इससे बढ़िया है कि जॉइंट कॉल आए, क्यों ना मैं अकेला ही सारा वाह ले लूँ। तो ऐसा करके उन्होंने पहले ही दे दी कॉल। अब आप कोई दूसरा ढूंढिए सर, दूसरा बताइए। गुड मॉर्निंग कुणाल जी, आपकी भी कौन सी फिर ग्रासिम के अलावा? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मेरी खरीदारी की राय है अडानी पोर्ट पर, जिस पर कल भी मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी। कल अनिल जी जब बाजार कमजोर था, ये एकमात्र शेयर ऐसा था जो कि डे हाई पर बंद हुआ। जबरदस्त ब्रेकआउट चार्ट पर, इंट्राडे चार्ट्स पर दिख रहा है। और वैसे भी अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं सभी तेजी में हैं बिल्कुल। तो खरीद करके चलें अडानी पोर्ट। यहाँ पर 650 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। 653 653 पर रख लें स्टॉप लॉस। पहला टारगेट ही 695 का, 695 रुपए का फर्स्ट टारगेट होगा, और उसके बाद 712 रुपए का टारगेट है। तो 695 712 के लिए अडानी पोर्ट्स में खरीदारी करें। ओके, तो अडानी पोर्ट है वो स्टॉक जहां पर करें खरीदारी। आखिरी मिनटों में कमाल दिखाता हुआ ये स्टॉक आज फिर से आगे बढ़ेगा। वागले साहब सुप्रभात, बताएं सर। जी गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मुझे बेचना है आईसीआईसीआई प्रू। ये मार्केट जिस तरह से ऊपर खुला है, मुझे अभी भी लगता है थोड़ा सा ऊपर खुलने के बाद सस्टेन नहीं होगा। 466 का बंद है, 471 के स्टॉप लॉस से मैं बेचूंगा। मेरा टारगेट लगभग 450 का है। 50 तक के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई प्रू में बिकवाली करने की राय। किरण जी बताएं सर, गुड मॉर्निंग, आपका पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा पिक ऑफ द डे है एसबीआई। एसबीआई बाय करके चलना चाहिए। इसने एक बहुत अच्छा जो गैप छोड़ा था वो वापस एक बार टेस्ट होता नजर आ रहा है। एक बहुत अच्छा बेस है, रिस्क बहुत कम है। 389 के आसपास की क्लोजिंग थी कल की। मेरा मानना है कि 383 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स के लिए 1 से 2 दिन लेते हैं तो 400 के ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, ये है आपके लिए एसबीआई में खरीदारी करने की राय किरण जी की तरफ से आती हुई। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका आज का पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज का जो पिक ऑफ द डे रहेगा वो कंपनी जो च्यवनप्राश बनाती है, और वो कंपनी है डाबर। डाबर जिसके नतीजे भी दमदार थे पिछले क्वार्टर में। 18% का वॉल्यूम ग्रोथ, जोरदार कंपनी, टेक्निकल एस्पेक्ट भी बहुत स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है मेरा डाबर पे, टारगेट होगा 560 का। और अभी की जैसे मार्केट की परिस्थितियां है, स्टॉप लॉस जरूर लगा सकते हैं 470 का। डाबर मुझे लगता है कि वॉल्यूम्स आने वाले क्वार्टर में भी बरकरार रहेंगे। डाबर बेहतरीन कंपनी एफएमसीजी स्पेस का और सपोर्ट देगी ये मार्केट कंडीशन में। ओके, तो फोकस करिए डाबर पर। 12% के अपसाइड के लिए सिद्धार्थ सिदानी साहब आपको यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। देखते हैं किस तरह से इस स्टॉक पर एक्शन आते हुए दिख सकता है। ढेरों और स्टॉक्स आज एक्शन में रहने वाले हैं, जरा यहाँ पर भी नजर डाल लें। इन्फो एज दोबारा यहाँ पर फंड रेजिंग हुई है और लगातार ये हायर वैल्यूएशंस पर फंड रेजिंग कर रहे हैं। दिसंबर के मुकाबले 35% से ज़्यादा की वैल्यूएशन पर इन्होंने फंड रेजिंग करी है। कुणाल जी, इन्फो एज के चार्ट देखें, नतीजों के बाद थोड़ा करेक्शन ज़रूर स्टॉक ने दिखाया था, वहाँ से संभला है 5000 के लेवल पर। इन्फो एज पर क्या राय है सर? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा दीपांशु की, गिरावट आ जाने के बाद वापस से कुछ संभलता हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है, और यहाँ इन स्तरों के आसपास मुझे चार्ट पर सपोर्ट नज़र आता है। तो मुझे लगता है कि ये जो 4900 का रीजन है, यहाँ पर सपोर्ट है। 4850 से लेकर 4900 के दरमियान सपोर्ट दिखता है। ये लेवल्स टूटे तो करेक्शन थोड़ा डीप होगा, लेकिन अगर ये लेवल्स होल्ड कर जाते हैं तो वापस से आपको 5600 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में देखिए कोई ऐसे यहाँ पर बहुत साफ खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है 4800 का स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें। स्टॉक दोबारा से 5600 तक जाना चाहिए। ओके, दोबारा से 5600 की तरफ आपको स्टॉक जाते हुए दिख सकता है। इन्फो एज इसके लिए आ रही है अच्छी खबर, ये स्टॉक आपको एक्शन में भी दिखेगा।
एक्शन में दिखने वाला है आज इंडिया बुल्स हाउसिंग भी। वागले साहब, थोड़ा उतार चढ़ाव रहा है स्टॉक पर। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कंपनी इशू कर रही है, 227 का फ्लोर प्राइस है। यहाँ पर बेस साइज 125 मिलियन का है और उसके बाद 75 मिलियन का ग्रीन शू ऑप्शन भी है। तो फंड रेजिंग के दम पर स्टॉक एक्शन में रहेगा। दोनों तरफ के मूव्स आए हैं, अब क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है इंडिया बुल्स के लिए सर? दीपांशु, ये 220 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कल क्लोज वहीं पर हुआ है। मुझे लगता है आज गैप अप ओपन होगा और थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ये 220 240 की रेंज है, 235 240, तो वहां तक जाना तो चाहिए। उसके ऊपर शायद थोड़ा इमीडिएट फ्यूचर में ना जा पाए। 220 240 में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा। ओके, सो 220 240 के रेंज में स्टॉक थोड़ी देर कंसोलिडेट कर सकता है। नजर रखिए इस काउंटर पर भी। ये टाइम जो स्पेंड करेगा वागले साहब, ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा ना। नहीं, वो टाइम स्पेंड करने में भी ऐसे दो तरह के टाइम होते हैं आजकल, मुझे पता चला। एक तो वो टाइम पास टाइप वाला टाइम होता है, दूसरा होता है क्वालिटी टाइम। ये कौन सा वाला टाइम स्पेंड करेगा सर? अनिल जी, वो टाइम कौन सा होगा ये आपके ऊपर निर्भर होगा, क्योंकि आपका भी स्टॉक में उतना ही जोर है जितना मेरा है। बिल्कुल। तो चलिए, ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ तो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, नीचे गिर गए तो समझ ही गए फिर टाइम पास ही किया है। तो चलिए पता चलेगा ये टाइम स्पेंड किस तरफ करता है। सुमित जी भी तैयार है। सुमित जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, मार्केट्स के अंदर आज एक रिकवरी डे देखने को मिल सकता है, तो जिसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग है वो है अदानी पोर्ट। तो अदानी पोर्ट यहाँ से और स्ट्रेंथ मेंटेन करना चाहिए। अदानी पोर्ट के अंदर यहाँ से मूव ऊपर का देखने को मिलना चाहिए। 660 670 के आसपास अदानी पोर्ट में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट बनेगा चार्ट्स के ऊपर, वो करीब 645 के आसपास का है। इसके अंदर खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, और यहाँ से मेरे को लग रहा है कि अदानी पोर्ट ऊपर में 690 से 700 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। तो अदानी पोर्ट के अंदर लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा और फ्रेश खरीदारी की जा सकती है 690 से 700 के टारगेट्स के लिए। लेकिन 660 में लेना है कि 675 में? नहीं अनिल जी, 670 के आसपास बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। 660 अगर नीचे में मिलता है तो लोअर लेवल्स पे भी खरीदारी बनती है। परफेक्ट। तो 660 से 670 की रेंज में मिले तो बिल्कुल खरीदारी कीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। ये एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन भरपूर बनेगा। एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन पूरा होने की संभावना है, वो है रिलायंस। यहाँ पर जो खबरें आई हैं रिलायंस के लिए भी O2C कारोबार को डीमर्ज करने की खबरें आई है, ऐसा कंपनी ने एक्सचेंजेस में इन्फॉर्म किया है। सिद्धार्थ जी, जरा राय दें आप अपनी रिलायंस पर क्या करना चाहिए? देखिए, रिलायंस जो अभी है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव इसके पास होल्डिंग है, तो उसे होल्ड करना चाहिए क्योंकि रेंज में ही रहेगा स्टॉक। और ये डीमर्जर की खबर बहुत पुरानी है, बहुत दिनों से कंपनी योजना बना रही है कि भाई कंज्यूमर बिजनेस को अलग कर देंगे, जैसे कि जियो हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया। डेफिनेटली पॉजिटिव खबर है। मुझे लगता है कि रिलायंस पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है 1 साल के लिए, बट बिल्कुल बने रहना चाहिए और फ्रेश खरीदारी नीचे के लेवल पे करनी चाहिए। ओके, हिंडाल्को, इस स्टॉक पर जरा राय दें किरण जी। यहाँ पर खबरें आ रही कि जो कंपनी ने अपना एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बनाया है, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, अच्छी बातें बताई है कि $3 बिलियन के आसपास का डेट रिडक्शन करने का उनका प्लान है 2022 तक। इसके अलावा रेवेन्यू से लेकर अपने आगे के सारे प्लान्स उन्होंने बताए जो कि काफ़ी मजबूत नज़र आते हैं। चार्ट्स पर कोई अच्छी रिकवरी क्या है? तो कल गिरे ही नहीं थे, मेटल तो सारे मजबूत थे। और चलेंगे ये सर? बिल्कुल चलना चाहिए। थोड़े से टाइम करेक्शन के बाद वापस एक बार चलना चाहिए। इसने एक 220 से 320 तक एक 100 रुपए की वर्टिकल रैली दी है। हाँ, चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है। बाय ऑन लोअर लेवल्स करने की सलाह है। तो मेरा मानना है कि 300 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। कभी गिरावट में 300 के आसपास आता है तो इसको बाय करके चलना चाहिए, पर ये पोजिशनल होगा 2 से 3 महीने का व्यू। मेरा मानना है कि चार्ट पैटर्न बहुत ही स्ट्रांग है। मेटल्स एज अ सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करता नजर आ रहा है, तो ये भी एक काउंटर रहेगा जहां पे आपको बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी आते दिनों में। ओके, और आज देखिए रिपोर्ट्स जो आई है, CLSA की रिपोर्ट है खरीदारी किराए 380 का टारगेट, जेफरीज की रिपोर्ट दमदार 350 से 390 का टारगेट, और JP मॉर्गन ने 335 से 360, यानी कि 3 अपग्रेड आए हिंडाल्को पे। आज निफ्टी का स्टॉक ऑफ द डे हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, पॉसिबल सर। तो ये है एक हिंडाल्को दमदार एक्शन वाला स्टॉक। और रिलायंस पे भी 2252 के टारगेट मॉर्गन स्टैनली के आए थे, जो मैं बताना भूल गया, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग है। सुमित जी, जरा UPL देखिए, इनके भरूच के आसपास झगड़िया करके जगह है, वहाँ पर इनके प्लांट में एक धमाका हुआ है। कंपनी की तरफ से कुछ अपग्रेड भी आए कि हाँ कुछ इस तरह का, और काफ़ी कुछ लोग वहाँ पर थोड़े से इससे हिट हुए हैं। हालांकि
फिलहाल किसी के जान जाने का खतरा नहीं है, ऐसी कोई खबर नहीं है, वो रिलीफ वाली बात है। लेकिन हाँ, प्लांट को नुकसान पहुंचा है 1 यूनिट को, ये खबरें हैं। ये यूपीएल चार्ट्स पे बताइए सर। चार्ट्स भी अनिल जी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नुकसान हुआ है चार्ट्स के अंदर भी, क्योंकि चार्ट्स के अंदर भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है और एक लाल कैंडल फॉर्म हुई है, जिसको देखते हुए लगता है कि स्टॉक यहां से थोड़ा सा दबाव दिखा सकता है। 530 रुपए, 520 रुपए इमीडिएट लेवल यूपीएल के अंदर नीचे में देखने को मिल सकते हैं। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तब तो रैली और नीचे की तरफ बढ़ेगी। अगर लेवल ब्रेक नहीं हुए तो 520 के आसपास सपोर्ट मिलेगा और तेजी बनेगी 560 570 का लेवल ऊपर में टूटता है उसके बाद ही। तो फिलहाल एक बार थोड़ा नीचे आने दे, लोअर लेवल्स पे देखेंगे कहां पे सपोर्ट मिलता है, उसके बाद बाइंग का सोचेंगे। ओके, तो फिलहाल कंपनी का बयान यह है कि जिस प्लांट पे धमाका, वो प्लांट उस वक्त बंद था, आग पर काबू पा लिया गया है, 21 लोगों का इलाज चल रहा है और धमाके में किसी की जान नहीं गई है। ये अपडेट अब तक आया है, लेकिन 10-10 किलोमीटर दूर तक ब्लास्ट सुना गया और थोड़ा भूकंप टाइप की फीलिंग लोगों में है कि बड़ी एकदम ज़मीन हिल रही हो, उस तरह की बात है। आइए, तो ये यूपीएल का एक और स्टॉक जो एक्शन में आपके लिए रह सकता है। वेदांता स्टार ऑफ द डे था कल, जबरदस्त तेजी, निफ्टी में टॉप गेनर था मेरे ख्याल से, वेदांता ही था टॉप गेनर कल। हाँ नहीं सॉरी, निफ्टी में वायदा कारोबार में अनफॉर्चुनेटली निफ्टी में नहीं था, लेकिन हाँ वायदा कारोबार में टॉप गेनर के तौर पर वेदांता ट्रेड कर रहा था। लेकिन आज खबर आई कि इनके सीएफओ और होल टाइम डायरेक्टर जीआर अरुण कुमार ने इस्तीफा दिया है। वो अपने ग्रुप के बाहर कुछ और करियर अपॉर्चुनिटी, मतलब नई नौकरी या नया कुछ असाइनमेंट, नया कुछ कामकाज देखने की सोच रहे हैं, ये खबर आई है। वेदांता अगर कमज़ोर खुले, वागले साहब वेदांता के चार्ट्स बताइए, किन लेवल्स पर एंट्री की जाए या जहां खुले वहीं ले लें, कोई दिक्कत नहीं। अनिल जी, कल का पैटर्न तो काफी अच्छा था, ब्रेकआउट था और मुझे नहीं लगता ये न्यूज के होते, बिल्कुल थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल ये हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता है वो सेलिंग होगा तो भी उसमें बाइंग आना चाहिए नीचे के लेवल पे। मेरा तो मानना है 196 के नीचे ये स्टॉक जाना नहीं चाहिए। 204 का बंद है तो 200 तक मिला तो ले लेना चाहिए। 220 तक के अपसाइड में देख रहा हूँ 1 से 2 दिनों में, शायद एक आध दिन इधर उधर। एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूँ सिद्धार्थ जी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आज भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ इनकी डील पर शेयरधारकों की जो बैठक है उसमें मंजूरी ली जाएगी। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड या फिर कोई और स्टॉक जो आपको पसंद हो? देखिए, ये डील जो है अनिल जी, ये पॉजिटिव है और जनरल इंश्योरेंस में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड लीडर है, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव खबर है। बट मुझे इंश्योरेंस स्पेस की अगर आप बात करें तो सुरक्षा कवच मुझे लाइफ इंश्योरेंस ही लगता है आज भी, और मुझे लगता है कि एसबीआई लाइफ सबसे ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। 1000+ का टारगेट लेके चलना चाहिए एसबीआई लाइफ पे। एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ दोनों ही क्रम वाइज अच्छे हैं, बट टॉप पिक रहेगा एसबीआई लाइफ। ओके, एसबीआई लाइफ में करें खरीदारी, और ये तो शुरू से ही सिद्धार्थ जी का पसंदीदा शेयर रहा भी है और वहाँ और मजबूती हो भी सकती है। सिद्धार्थ जी, एक और स्टॉक है, वो भी आप ही राय दीजिए, वो है भारतीय एयरटेल। आज इनके इन्वेस्टर्स के साथ बैठक होने वाली, जो आमतौर पर जो डेट देते हैं उनके फॉरेन करेंसी नोट्स या फिर बॉन्ड्स जो जारी करना है कंपनी को, उस पर विचार विमर्श होगा। भारतीय एयरटेल सही लेवल पर आ गया, खरीदा जाए कि थोड़ा इंतजार करना है? बिल्कुल खरीद सकते हैं, क्योंकि मैं अभी भी बार बार कहता हूं कि विश्व में अगर सबसे सस्ता टैरिफ प्लान हो तो वो भारत में है आज। तो मुझे लगता है कि टैरिफ प्लान रिवीजन हो सकता है। 5G सब्सक्राइबर बेस की अगर बात करूं तो जियो से आज ज्यादा सब्सक्राइबर बेस कंटिन्यूअस भारतीय ऐड किए जा रहा है, तो 625 के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल जरूर खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन कंपनी है टेलीकॉम स्पेस की। गैब्रियल के चार्ट देखिए, कल जो बड़ी ब्लॉक डील्स हुई थी जिसकी हम जिक्र भी कर रहे थे, करीबन 2% हिस्सेदारी बदल गई, 30 लाख शेयर यहाँ पर खरीदे। एशिया इन्वेस्टमेंट्स, ये कोई फंड है शायद जिन्होंने खरीदे, तो 112 रुपये के आसपास उन्होंने खरीदे। आप आराम से चार्ट देखिएगा सुमित जी, मैं थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि कैश मार्केट के चार्ट से तो मैं थोड़ा आपको समय देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में पूछ लूँ, तो आराम से चार्ट देख के तैयार करके रखिएगा और फिर मैं आपको पूछूंगा। तब तक पीरामल एंटरप्राइजेज, इसके चार्ट्स देखने कुणाल जी आपको। सीसीआई से इनका जो ग्लास पैकेजिंग बिजनेस है उसको बेचने की मंजूरी मिल चुकी है। इस बिजनेस ने पहले ही आपको खबर दी थी और इस खबर पर मोहर लगती हुई। पीरामल एंटरप्राइजेस के लिए चार्ट्स पर आए। अनिल जी, देखिए चार्ट अच्छा है, एक ब्रेकआउट आया था, फिर एक बड़ा रनअप हमने देखा और उसके बाद बाजार के साथ थोड़ा करेक्शन आया।
करेक्शन में एक सपोर्ट के आसपास हमने बंदी आते हुए देखी, 1800 रुपए के आसपास कल बंद हुआ था। तो मुझे लगता है अनिल जी कि इसमें वापस तेजी बनेगी। 1800 का लेवल अगर ये स्टॉक होल्ड करता है तो आपको 1900 का लेवल पहले और 1900 पर अब पहला रेजिस्टेंस है। 1900 जैसे स्टॉक पार करेगा फिर आपको 2000 के ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि जो ये 2-3 दिन की गिरावट है इसको डिप मानना चाहिए और 1800 के स्टॉप लॉस से पिरामल एंटरप्राइजेस में खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए पिरामल एंटरप्राइजेज में खरीदारी करने के लिए आज से। सुमित जी अब बताओ आप चार्ट्स गैब्रियल के। अनिल जी, गैब्रियल के अंदर पिछले कई हफ्तों से धीरे धीरे करके तेजी देखने को मिल रही है और उस तेजी के बाद स्टॉक ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, जिसके अंदर जो रेंज बनी है नीचे में 105 108 का सपोर्ट बन रहा है, ऊपर में 118 125 के आसपास का रेजिस्टेंस बन रहा है। तो मूव यहां से ऊपर का देखने को मिल सकता है। जिन्होंने लॉन्ग कर रखा है वो लोग पोजीशंस होल्ड करके चले। 108 का नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा, ऊपर में 120 से 125 के टारगेट्स बनेंगे गैब्रियल के, और 125 का लेवल टूटने के बाद एक बड़ा अपसाइड मूव गैब्रियल के अंदर फिर बन सकता है। फिलहाल 120 से 125 के टारगेट्स के लिए पोजीशंस होल्ड करें। ओके, सिद्धार्थ जी एम्फेसिस पर जरा राय दीजिए। कार्लाइल की एम्फेसिस खरीदने की योजना है, बैंक्स और बाकी कंपनियों के साथ उनकी बातचीत चल रही है पैसे के लिए। बोली लगाने का आज आखिरी दिन है। जो भी फंड्स खरीदना चाहते हैं, ब्लैकस्टोन बेच रहा है, 56% हिस्सेदारी उनकी है और पिछले एक साल में ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ है साहब, सिर्फ 92% बढ़ा है शेयर, डबल हुआ है। एम्फेसिस क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, कार्लाइल खरीद रहा है, साथ साथ मैं हमारे सारे दर्शकों को कहूंगा आपको भी खरीदना चाहिए, क्योंकि एम्फेसिस बहुत ही बेहतरीन कंपनी है मिड कैप आईटी स्पेस की, और जितना रिटर्न आपको देखने मिला है मुझे लगता है कि यहां से भी आपको करीबन 1900 रुपए से 2000 रुपए का टारगेट देखने मिलेगा। एम्फेसिस बहुत ही बेहतरीन कंपनी और वैल्यूएशन में मुझे लगता है कि अभी भी पीएस के मुकाबले सस्ता है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा अपसाइड हो सकता है 1900 से 2000 के टारगेट के लिए। ओके, 1900 2000 के टारगेट के लिए एम्फेसिस में अब भी करें खरीदारी, ये राय सिद्धार्थ जी की। आइए बढ़ते आगे।